फ्रेंड, आज हम JEE में चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम के सम देखने जा रहे हैं। क्लियर? सो बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर आपको तो मिल गए हैं, चैप्टर भी ओवर हो गया है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का JEE सॉल्व कर सकते हैं अब। क्लियर? सो बाइनोमियल थ्योरम बड़ा लंबा चैप्टर नहीं था, उसमें बाइनोमियल थ्योरम था, फिर कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन था 2n होगा। क्लियर? फिर जनरल टर्म था, मिडल टर्म था एंड कांस्टेंट टर्म था इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। क्लियर? इतना ही पढ़े थे हम चैप्टर में और इसका ही यूज करना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 1 JEE। Binomial theorem. So sum number 1, the coefficient of x raised to 9, the coefficient of x raised to 9 in 1 plus 9x plus 27x square plus 27x cube whole power 6। हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 9 फाइंड करना है। वंस अगेन क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 9। ओके, अब ध्यान रखना फ्रेंड, 1 की जगह हम 3c0 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? 1 पावर 3 एंड 3x पावर 0, 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो ओके, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। देन आफ्टर 3c1 1 पावर 2 एंड 3x पावर 1, सो इसका मीनिंग 9x होगा। 3c1 means 3 into 3 9x। then after 3c2 1 raised to 1 and 3x raised to 2 होगा। इसका मीनिंग 3 9x square into 3 27x square and last term is 3c3 3x whole raised to 3 1 raised to 0। सो ये 1 होगा 27x क्यूब, तो हम ब्रैकेट की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टेप बाइनोमियल एक्सप्रेशन से लिखा है, तो ब्रैकेट में बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही हुआ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में लिखा है होल पावर तो 6 रहेगा, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो 1 प्लस 3x रेज़ टू 3 होगा। ऐसे अंडरस्टैंड नहीं होता है तो रिवर्स इधर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। 3c0 1 पावर 3 3x पावर 0, then after 3c1 1 पावर 2 3x पावर 1, then after 3c2 1 पावर 1 3x पावर 2 and last term 3c3 1 पावर 0 3x पावर 3। सो ये ब्रैकेट की जगह हम 1 plus 3x raised to 3 लिख सकते हैं। इट मींस 1 plus 3x raised to 18 होगा पावर। क्लियर? तो ब्रैकेट में ओनली 2 टर्म होनी चाहिए, तो हमने 2 टर्म ला दिया। ओके, सो ये 1 plus 3x होल क्यूब का एक्सपांशन था ब्रैकेट में। ओके, नाउ जनरल टर्म tr plus 1 लिखना हो तो क्या होगा? 18cr 1 raised to 18 minus r and 3x raised to r होगा। So coefficient of x raised to 9 हमें लिखना है, तो इधर x का पावर 9 होना चाहिए, मींस r की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? 9। x का पावर 9 करना है तो r की वैल्यू 9 लेनी है, तो क्या होगा? 18c9 1 raised to 1 raised to 18 minus 9 9 1 raised to 9 is 1 3 raised to 9 x raised to 9 को लिखना नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 9 लिखना है।
सो हमारा आंसर क्या होगा 18C9 इंटू 3⁹9। सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? सो फ्रेंड वंस अगेन जो ब्रैकेट में दो ही टर्म में लानी है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में थ्योरम में, सो ये 1 + 3x होल रेज टू 3 का एक्सपांशन ही था। बाइनोमियल एक्सप्रेशन करके मैंने दिखा दिया है आपको। सो टोटल 1 + 3x रेज टू 18 पावर होगा। अब इसकी जनरल टर्म देखिए, फिर x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट लिखना था, बट वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 9। सो r 9 लेते हैं तो 3⁹9 होगा, x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट, फिर 18C9 होगा, 1 पावर 9 तो 1 ही होगा। क्लियर? नाउ सम नंबर 2। पहले ये रब कर देता हूं। The term independent of x in the product 4 + x + 7x square into x minus 3/x raised to 11 is independent of x means हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म मींस जहां x नहीं होता है वो टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है। क्लियर? सो कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब ध्यान रखना फ्रेंड, थोड़ा जनरल टर्म ऑफ x minus 3/x raised to 11 is क्या होगा? इसकी जनरल टर्म लिखनी हो तो 11CR x raised to 11 minus r minus 3/x raised to r, in short 11CR। ये x raised to r डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाता है तो माइनस r और ये माइनस r, सो x raised to 11 minus 2r into minus 3 पावर r होगा। अब इसकी जनरल टर्म हमने ये लिख दी है। अब हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, तो ये जनरल टर्म का ये टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। बाद में हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, इधर से डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म फाइंड नहीं करनी है क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। क्लियर? सो ये 4 है कांस्टेंट, तो इधर से भी कांस्टेंट टर्म हमें फाइंड करनी होगी। क्लियर? सो इधर से x रिमूव करना होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो कांस्टेंट टर्म ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अब इधर से x रिमूव करना है तो x का पावर 0 होना चाहिए। x का पावर कितना होना चाहिए? 0। अब x का पावर 0 करते हैं तो 11 minus 2r equals to 0, therefore r equals to 11/2 which is not element of capital N। मींस इसका ये टर्म के साथ इसकी कोई भी टर्म लिखो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कभी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। क्यों? r की वैल्यू 11/2 मिली है। थोड़ा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना है, ध्यान रखना फ्रेंड। हमें क्या करना है, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। अब इधर से कांस्टेंट टर्म और इधर से कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए x का पावर 0 होना चाहिए। x का पावर 0 लेते हैं तो r की वैल्यू रेशनल मिलती है, इंटीजर तो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस ये दोनों के ये 4 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने में कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। देन आफ्टर ये x की बात कर रहे हैं। क्लियर? सो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर इधर x का पावर 1 है तो इसमें x का पावर -1 लाएंगे तभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म होगा। अंडरस्टैंड करना, इधर x है, क्या लिखो
जैसे कांस्टेंट x रिमूव होता है तो 1/x जैसा ही लिखना चाहिए हमें। मींस सेकंड टर्म में x का पावर -1 होना चाहिए, तभी दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म होगा, x रिमूव होगा। तो इधर x का पावर -1 हो ऐसी टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं 11 - 2 और x का पावर -1 करने के लिए इधर -1, so 2r = 12, therefore r = 6 होगा। इन शॉर्ट इधर x का पावर -1 और ये x दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म होगी। कब होगी? तो r की वैल्यू 6 लेने से होगी इसमें। क्लियर? तो ये दोनों के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म है। अब थर्ड वन देखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं। सो इधर x² है तो इधर x² होता है तो इधर x का पावर -2 होना चाहिए। अब इधर x का पावर -2 करते हैं तो क्या होगा? 11 - 2 r = -2, so 2r = 13, so r = 13/2 which is not capital, belongs to n। so ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो ओनली सिंगल कांस्टेंट टर्म होगी x और इसके मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 11 - 2r की वैल्यू क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती और -2 नहीं होती है। क्लियर? 11 - 2r की वैल्यू 0 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -1 है। सो 11 - 2r = -1 पॉसिबल होगी। Therefore 2r = 12, therefore r = 6 होगा। So constant term means independent of x, ऐसा बोल सकते हैं, independent of x means constant term equals to, तो इधर r की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 6, तो कौन सी होगी? 11c6 x⁻11 - 12 -1, x का पावर -1 और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 -3⁻6 होगा। इन शॉर्ट 11c6 into इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा। क्लियर? सो ये सम थोड़ा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट है। क्लियर? अब ये कैसे सॉल्व किया तो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन बट पूरा सॉल्व नहीं करता हूं, दूसरे मेथड से आपको हिंट दे रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। क्लियर? तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा 11c6 3⁻6। अब मैंने ये कैसे अंडरस्टैंड किया है वो दूसरी मेथड से मैं दिखा रहा हूं आपको। 4 + x + 7x² इनटू इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 हो, कितनी होगी? 12। तो क्या होगा? 11c0 x⁻11 minus 11c1 x⁻10 3/x plus 11c2 x⁻9 3/x का होल स्क्वायर, so 9/x² minus 11c3 x⁻8 27/x³ प्लस ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 12। क्लियर? अब इधर x का पावर 11, इधर x का पावर 9 होगा, इधर x का पावर 7, इधर x का पावर 5 होगा ना ऐसा। तो शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं 11c0 x⁻11 minus 11c1 into 3 into x power 9, 11c2 9 into x power 7, 11c3 27 x power 5 एटसेट्रा होगा। क्लियर? सो पावर 11 होता है, फिर बाद में 9 7 5, तो देन आफ्टर क्या होगा? 3 1
देन आफ्टर -1, -3 एंड -5 एटसेट्रा होगा। क्लियर? सो x का पावर कितना होगा? 11, 9, 7, 5, 3, x, 1/x, 1/x cube, 1/x raised to 5, 1/x raised to 7, 1/x raised to 9 and 1/x raised to 11 इधर तक होगा। क्यों? 1/x का 11 पावर। अब इधर कांस्टेंट टर्म 4 है, इधर एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये ब्रैकेट का कोई भी टर्म का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। देन आफ्टर 7x² की बात करते हैं, तो इधर x² है तो इधर 1/x² वाली टर्म होनी चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। लेकिन एक भी टर्म इधर 1/x² वाली नहीं है, तो ये ब्रैकेट में से ये टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि x² का 1/x² के साथ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म होता है। इधर 1/x² वाली एक भी टर्म नहीं है, सो उसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब ये थिंकिंग करते हैं, तो x और इधर से ये 1/x वाली टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में x रिमूव होगा तो कांस्टेंट टर्म मिलेगी, तो हमें सिंगल कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ओके, सो हमने पहले जो दूसरे मेथड से सॉल्व किया उसमें r की वैल्यू 6 लेने से मिल रही थी। ओके, सो ऐसे थिंकिंग करके हमने सॉल्व किया है। ये पूरा एक्सपांशन करके सॉल्व करते तो बहुत टाइम चला जाता। ओके, now third one, the number of rational term in the expansion 9 raised to 1/4 plus 8 raised to 1/6 whole power 1000 is divisible by क्लियर? तो इसमें कितनी रेशनल टर्म है वो हमें पहले फाइंड करना होगा, और वो किस टर्म से डिविजिबल है। जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से एक आंसर हमें लिखना है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर? सो जनरल टर्म लिखते हैं हमें 1000 CR 9 raised to 1/4 1000 minus R 8 raised to 1/6 power R। क्लियर? सो क्या होगा? 1000 CR 9 मीन्स 3 raised to 2 होगा, सो 3 raised to 1/2 होगा ये। इट मीन्स 3 raised to 1000 minus R/2 होगा। 8 means 2 power 3 into 1/6 whole power R। तो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 raised to R/2 होगा। ये दोनों कट करते हैं तो 1/2 होगा, इंटू पावर R है, सो R/2 होगा पावर। अब ये रेशनल नंबर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं? 2/3 2 -3 एटसेट्रा रेशनल नंबर होते हैं। बट ऐसा लिखे √3 √2 क्यूब √3 सो 5th रूट ऑफ 2, ये सारे इरेशनल नंबर हो गए। तो इधर एक भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो ध्यान रखना, इधर एक भी टर्म √2 √3 क्यूब √3 क्यूब √5 क्यूब √2 ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स ये दोनों इंटीजर ही होने चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए। क्यों? सपोज इधर इंटीजर होता है तो 3 पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 लिखते हैं, इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 5 लिखते हैं, तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन
क्लियर। बट सपोज ऐसा हो जाता है, वो क्या होगा, सपोज इसकी वैल्यू हमने 5/2 अंडरस्टैंड कर ली, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3^2 into 3^1/2, सो 9√2, तो इसमें रूट आ जाएगा, 9√3, तो इसमें रूट आ जाएगा, तो ये इस इरेशनल टर्म होगी। मींस ये दोनों की वैल्यू रेशनल नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड हो रहा है फ्रेंड, ये दोनों की वैल्यू जो ये राउंड किया है, ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, मींस इंटीजर ही होनी चाहिए। क्लियर। बट रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इधर रेशनल होता, अदरवाइज इधर रेशनल होता, तो रूट आ जाता है, और रूट आता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो above term is irrational if the above term is irrational, it will be irrational if exponent of 3 and 2 are integer. The above term is rational if exponent of 3 and 2 are integers. क्लियर। सो 3 और 2 का एक्सपोनेंट मींस पावर इंटीजर ही होना चाहिए, रेशनल नहीं होना चाहिए। मींस 1000 minus r/2 and r/2 are integer। क्लियर। ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, इंटीजर। नाउ r/2 कब इंटीजर होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 लेते हैं तो 0/2 0 0 इज इंटीजर, r की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1/2 रेशनल होगा, इंटीजर नहीं होगा। सो r 1 पॉसिबल नहीं है। फिर r की वैल्यू 2 पॉसिबल होगा कि नहीं, 2/2 1 रेशनल, 3/2 रेशनल नहीं होगा, 4/2 रेशनल होगा। सो r की वैल्यू इवन नंबर ऐसे होने चाहिए। बट 1000 में से कुछ रिड्यूस किया है तो लार्जेस्ट वैल्यू 1000 होनी चाहिए। क्लियर। सो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर। और ये दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसे, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इवन इंटीजर लिया, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होनी चाहिए, 1000 तक, क्योंकि पावर 1000 है, उससे लार्ज वैल्यू r की पॉसिबल नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू ये नंबर्स जितनी और उससे स्मॉल होनी चाहिए। सपोज हम NCR लिखते हैं तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n होनी चाहिए। सो r की वैल्यू 1000 तक ले सकते हैं। क्लियर। सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म मींस हम ऐसा लिख सकते हैं r बिलोंग्स टू, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो 1 to 1000 में इवन नंबर 500 होता है और एडिशनली 0, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, 501। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 501 होगी। अब 501 किस नंबर से डिविजिबल है, तो हमें चार ऑप्शन दिए, 3 4 7 11। क्लियर। तो ये 501 किससे डिविजिबल होगी, सो ये 3 से डिवाइड हो सकेगा, सो विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड हो रहा है। सो वंस अगेन 3 और 2 दोनों का पावर रेशनल होता है तो रूट आएगा, और रूट आएगा तो इरेशनल टर्म हो जाएगी। हमें रेशनल टर्म फाइंड करनी है। इन शॉर्ट ये दोनों का पावर मींस एक्सपोनेंट ऑफ 3 and 2 आर इंटीजर होने चाहिए। सो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब r की वैल्यू 0 से 1000 तक क्लोज इंटरवल 0 to 1000 में होनी चाहिए, इंटीजर सी। सो 0 ले सकते हैं, फिर
कहां तक ले सकते हैं 1000 तक। तो इसको सेटिस्फाई करें ऐसे आर की वैल्यूज इवन नंबर होगा, सो 0 2 4 अप टू 1000 तक होगा। सो नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई 501, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितनी हुई 501 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, फ्रेंड ये सम डिफिकल्ट है, एक्सएल जैसे इतने इजी नहीं है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ व्हाट नंबर? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x square plus x plus 1 plus 1 by x raised to 5। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स फाइंड करनी है कि सेपरेटली कितनी टर्म है ये, क्लियर? और ये ब्रैकेट को लीड कर देते हम, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 हुई, हमें तो 2 ही टर्म लाना है ब्रैकेट में बाइनोमियल थ्योरम में। सो क्या करेंगे, ये दोनों में से x कॉमन, सो x प्लस 1 होगा, ये दोनों में से 1 बाय x कॉमन, सो ब्रैकेट में x प्लस 1 होगा। सो देयर आर 2 फैक्टर, कौन से हुए x प्लस 1 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 1 अपॉन x होल पावर 5। In short, x plus 1 whole power 5 into x plus 1 upon x whole power 5 होगा, क्लियर? अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। सो इधर एक्सपांशन करते तो x का मैक्सिमम पावर कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म है, तो x का मैक्सिमम पावर 5 होगा, इधर x का मैक्सिमम पावर कितना होगा 5। सो x रेस टू 5 इंटू x रेस टू 5 क्या होगा x रेस टू 10। सो x का मैक्सिमम पावर वाली टर्म कौन सी होगी x रेस टू 10। अब x का मिनिमम पावर क्या हो सकता है, तो इधर से मिनिमम पावर x का 0 होगा, इधर से x का मिनिमम पावर, सो 1 अपन x रेस टू 5 मींस माइनस, न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो x रेस टू -5 होगा। सो x का मिनिमम पावर कितना होगा x रेस टू -5, मैक्सिमम पावर x रेस टू 10 एंड मिनिमम x रेस टू -5। तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा लिख सकते हैं a1 x रेस टू 10 प्लस a2 x रेस टू 9 डॉट 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 अप टू कहां तक लिखना है ऐसा x रेस टू -5 तक। सो x रेस टू -5 a16 ऐसा होगा, क्लियर? कैसे ऐसा लिखा, तो 10 9 8 x का पावर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x का पावर 0 कांस्टेंट टर्म भी होगी, फिर x का पावर -1 -2 -3 -4 -5। सो कितने कांस्टेंट हुए 16, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी होगी 16। तो इसका एक्सपांशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स 16 होगी हमारी, क्लियर? हमें पूरी टर्म लिखनी नहीं है, ओनली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स से फाइंड करना है। ओके, सो ये सब में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स 16 होगी। कैसे, वंस अगेन पावर 10 वाली, पावर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पावर 0 पावर -1 -2 -3 -4 -5। तो काउंट करो 5 5 10 15
और ये 16, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स 16 होगी। सो फ्रेंड ये थोड़े डिफिकल्ट सम है, तो लेक्चर में 4-5 ही सम सॉल्व होंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। ओके।